हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। तो जितने भी लोग यहाँ पे एक बार क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं सभी लोग एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। अ वेरी गुड इवनिंग असित, अ वेरी गुड इवनिंग मुदित, पंकज, विद्युत प्रभा, प्रीति। एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। अ वेरी गुड इवनिंग कल्पना, क्षितिज, रवि, राहुल, निखिलेश, आप सभी को गुड इवनिंग। और जितने भी लोग यहाँ पे एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे, साथ में आप लोग जब तक मैं 2 मिनट का डिस्कशन करूंगा, आप अपने साथ यहाँ पे एक पेन कॉपी लेके बैठिए और साथ में नोट डाउन भी करते जाइएगा जो मैं चीजें आपको एक्सप्लेन करूँ। सर पावर बिल्कुल स्टार्ट से है। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से पहला लेक्चर है। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का ये पहला लेक्चर है। ठीक है। ठीक है, ओके। रोशनी कुछ बोलना चाह रहे हो क्या आप, कि धोखे से हो गया हैंड रेस? अगर आप कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते हो, मैंने आपका हैंड रेज एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ जी बोलिए। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? अच्छा, धोखे से हो गया। चलो कोई नहीं। चलिए तो मैं यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करता हूँ विदाउट एनी डिले। आ जाओ सभी लोग यहाँ पे मैदान में। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। तो आप लोग हेडिंग पुट कर लीजिए। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी कॉपी को 3 पार्ट में डिवाइड करूँ, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैं यहाँ पे फुलफिल कर सकूँ, लिख पाऊँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो हमारा जो मेन एम है यहाँ पे वो ये है कि हमारा पावर सिस्टम अच्छे से काम करे। उसके लिए हम लोग कुछ प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स यूज करते हैं, उसके बारे में लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन किसके बारे में स्टडी है यहाँ पे? पावर सिस्टम प्रोटेक्शन यहाँ पे जो स्टडी है वो किसके बारे में, तो क्या बोलोगे? इट इज अ स्टडी। हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं? पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की हम लोग स्टडी करते हैं किसके लिए? फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ पावर सिस्टम। हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं? फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ प्रॉपर वर्किंग ऑफ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम की प्रॉपर वर्किंग के लिए हम लोग पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। अब पावर सिस्टम में यहाँ पे क्या क्या आता है? पावर सिस्टम में यहाँ पे क्या क्या चीज होती है? पावर सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि पावर सिस्टम नाम मात्र अकेला है कि पावर सिस्टम बोलते हैं, लेकिन ये बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी चीजों से मिलकर बनता है? जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये आपका मिलता है किससे मिलकर बनता है? जनरेशन से। ये मिलकर बनता है आपके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। ये आपका मिलकर बनता है किससे? आपका यूटिलाइजेशन से। और ये आपका मिलकर बनता है किससे? डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इन सभी पार्ट से मिलकर आपका पावर सिस्टम बनता है। किससे किससे बताया मैंने? ये आपका बनता है जनरेशन, मतलब हम लोग जब जनरेशन करेंगे, जब हम लोग अल्टरनेटर पढ़ते हैं जनरेशन में, है ना, तो जब हम लोग जनरेटर पढ़ते हैं, जनरेशन पढ़ते हैं, तो हम लोग वहां पे कौन कौन से पावर सिस्टम प्रोटेक्टिव एलिमेंट का यूज करेंगे जिससे मेरा जनरेशन सिस्टम प्रॉपरली वर्क करे। तो हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे जनरेशन के बारे में, प्रोटेक्शन। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में? ट्रांसमिशन के बारे में। जब हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं तो इंसुलेटर यूज करते हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। रिले होता है, सर्किट ब्रेकर होता है, लाइन आइसोलेटर्स होते हैं, तो उनके बारे में जो ट्रांसमिशन वाला पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन का भी क्या करेंगे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरेशन बस होगा, यहाँ पे हम लोग ट्रांसमिशन का भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे।
ऐसा बस नहीं कि सिर्फ ट्रांसमिशन बस है, हम लोग यूटिलाइजेशन, जैसे मान लो आपके घर पे है, आप अपने घर पे पावर को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आपके घर पे भी कितने तरीके से हम पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर पे एमसीबी लगाते हो, आप अपने घर पे फ्यूज लगाते हो, तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब हमारा काम यहाँ पे सिर्फ इन दोनों को पढ़ना नहीं है, हम यूटिलाइजेशन बेस पे भी जाएंगे और देखेंगे कि हम लोग कैसे कैसे अपने पावर सिस्टम को वहां पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूटिलाइजेशन मोड पे भी जाएंगे। जब हम लोग पावर को यूटिलाइज करते हैं ना, जब पावर सिस्टम को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, पावर को यूटिलाइज करते हैं, तो उसमें हम लोग पावर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं पावर सिस्टम को, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर बात आती है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। जब लोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली सेम इक्विपमेंट ही यूज होते हैं, बट रेटिंग का फर्क होता है, तो वो भी आप लिख लो। हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रोटेक्शन करेंगे। मतलब जो ये पावर सिस्टम प्रोटेक्शन है, ये एक ऐसी चीज है कि अगर ये ना होती तो हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्टली मतलब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। हमारा पावर सिस्टम आज प्रॉपर तरीके से काम कर पा रहा है, इतनी रैनी सीजन में इतने अच्छे से काम कर रहा है। न्यू फीचर्स क्या आ गया? न्यू फीचर्स, कुछ न्यू फीचर्स आए हैं क्या ऐप में? क्यों भाई, हमारे ऐप में कुछ न्यू फीचर्स भी आए हैं क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं न्यू फीचर्स आए हैं। चलो, चलो कोई नहीं, क्लास के बाद डिस्कस करेंगे उन सब के बारे में, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो अगर इस तरह ही मैंने आपको यहाँ पे बताया है, लग रहा है मुझे भी, अच्छा आपको भी लग रहा है कि न्यू फीचर्स आए हैं, चलो अच्छी बात है, आपके लिए तो काम हो रहा है ना। होता क्या है कि बीच में से मैं 2-3 दिन की क्लास ऑफ करता हूँ ना, तो डेवलपर लोग लग जाते हैं काम करने पे, है ना, क्योंकि मैं जनरली क्लास लेता हूँ तो उस टाइम को काम नहीं कर पाते हैं। अभी बीच में 2-3 दिन की छुट्टी मिल गई तो सब लोग बिल्कुल टूट पड़े हैं उस पर काम करने पे। गुड इवनिंग आयुष। चलो आ जाओ यहाँ पे ना। तो इतना तो मैंने आपको बताया, तो हम लोग कौन कौन सी चीजों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जितना भी मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसके बारे में? अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसके बारे में? दैट विल बी अवर, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है इंसुलेटर्स। जो हमारी कहानी है कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग अपनी? इंसुलेटर्स से। पूरा इंसुलेटर हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना पढ़ाऊंगा मैं इंसुलेटर ना, कि ये समझ लो कि अंत है ना, एक अंत होता है ना हर एक चीज का। तो मैं शुरुआत से स्टार्ट करूंगा और अंत पे खत्म करूंगा। मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो आपके जेई में कितना आता है कि एग्जाम में कितना आता है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बोर नहीं लगेगा, है ना। बस ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सर जितना आपने पढ़ाया उनको बनता है। क्लास में आना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। क्लास में आप आ गए तो आपको समझ में आएगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। तो अपन लोग यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का आदान प्रदान भी कर लिए कि क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है ना। आप वो पुराने ख्याल लेके नहीं जा सकते कि सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ ले वही आ जाएगा एग्जाम में, तो ऐसा तो हो नहीं रहा है ना। तो पूरा पढ़ के जाओगे तभी कुछ नया क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, ठीक है। और रही बात कि सर कुछ इंपॉर्टेंट बताइएगा, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि जितना कॉस्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ लो। लास्ट में मैं 3 दिन का क्लास लगाऊंगा, लास्ट में मैं 3 दिन का रिवीजन क्लास लगाऊंगा, लिख के दूंगा। 95% कुछ उसमें से आएंगे। ये पूरा सेक्शन अलग एक तरफ है ना, और जो 3 क्लास लगाऊंगा मैं लास्ट में, वो आपका अलग है। मतलब उससे पूरे पावर स्टेप से प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे पावर स्टेप से पूरे 90% क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन अगर नया क्वेश्चन तो आपसे नहीं बनेगा। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? सिलेक्शन के लिए, नंबर लाने के लिए नहीं, उनको सिलेक्शन ला पाना है ना। नंबर तो सब लोग ला रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे इंसुलेटर, फिर पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे रिले, फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आपका सर्किट ब्रेकर, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आपका लाइन आइसोलेटर्स, लाइन
आइसोलेटर्स। और लाइन लोड इंटरप्टर भी एक चीज होती है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। लोड इंटरप्टर, क्या नाम है उसका, लोड इंटरप्टर। और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि हम लोग जैसे हमारा अल्टरनेटर है, हमारा ट्रांसफॉर्मर है, तो हम इनको कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। जो हमारे पावर सिस्टम में इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर कहीं यूज होता होगा, अल्टरनेटर कहीं 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 यूज होता है, तो हम उनका कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम इक्विपमेंट, आप ऐसा लिख लो यहाँ पे। क्या बोला मैंने, एक लास्ट पार्ट, प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करें किसको, पावर सिस्टम के इक्विपमेंट्स को। प्रोटेक्शन टू पावर सिस्टम इक्विपमेंट। लाइक अल्टरनेटर, ट्रांसफॉर्मर, है ना, उनकी बात कर रहा हूं। जैसे क्या बोला मैंने आपका, अल्टरनेटर, ट्रांसफॉर्मर, जैसे आपने पढ़ा होगा ना बकोल रिले, ट्रांसफॉर्मर पे पढ़ा होगा आपने, तो वो क्या काम करता है, क्यों लगाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाइन आइसोलेट के बाद लोड इंटरप्टर, लोड इंटरप्टर बोलते हैं उसको, लोड इंटरप्टर। सर सर्कल में आ गए, अच्छा, क्या बात, अच्छी बात है ना, कुछ कुछ होता रहना चाहिए। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन यहाँ पे किससे, इंसुलेटर से ना। आप लोग साथ में नोट जरूर बनाते जाइएगा ना। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आप लोग बोर नहीं करोगे, अगर मैं लिखता रहूंगा आप सिर्फ सुनते रहोगे, है ना। तो हम हर जगह ऐसे ही होता है कि टू वे कम्युनिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। आप लोग सिर्फ अगर देखते रहोगे ना तो वो सफिशियंट नहीं होगा, है ना। आप लोग साथ में नोट्स भी बनाते जाइए। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करिएगा, यहाँ पे इंसुलेटर्स। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे पहला चैप्टर अपना, यहाँ पे क्या, इंसुलेटर्स। इसको मैं कोशिश करूंगा 3 दिन में कंप्लीट करने का, विथ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ओके, तो इंसुलेटर का काम क्या, पहले ये समझो। एक बात ये समझना कि हमारे इंडिया में जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, हमारे इंडिया में हमारे इंडिया में क्या बोला मैंने, क्या होता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन क्यों होता है भाई, जनरेशन से लोड तक पहुंचाना है, उसके लिए ट्रांसमिशन करते हैं। तो हमारे इंडिया में क्या होता है यहाँ पे, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो किसके थ्रू होता है, कंडक्टर के थ्रू होता है, हाँ या ना। तो वो होता है कंडक्टर के थ्रू, वो हमारा होता है किसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू। ओके, मैक्सिमम केस में कंडक्टर होता है। आजकल तो केबल भी हो गया है, लेकिन केबल पे ज्यादातर होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रांसमिशन के यूज नहीं होता है ना। 95% केस में आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन आपका कंडक्टर के बेस में होगा, केबल के फॉर्म में नहीं होता है। तो कंडक्टर के फॉर्म में होगा, लेकिन उस कंडक्टर के बारे में जो आपको समझना है, जो जानना, वो ये है कि वो कंडक्टर कैसे होते हैं। हमारे इंडिया में जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें जो कंडक्टर्स यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या उनके ऊपर कुछ कवर लगाते हैं हम लोग, या बेयर कंडक्टर होते हैं, मतलब कोटेड कंडक्टर होते हैं, या फिर हमारे पास वहां पे बेयर कंडक्टर होते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन क्या, बताओ आप सभी लोग, आप बताओ सभी लोग, हमारे इंडिया में अभी भी जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है वो, बेयर कंडक्टर में हो रहा है या आपका कोटेड कंडक्टर के फॉर्म में हो रहा है। बेयर का मतलब होता है उसके ऊपर कोई भी कोटिंग ना हो, किसको हम बोलते हैं, बेयर कंडक्टर, ठीक है। बेयर कंडक्टर मतलब क्या होता है, जैसे आप इसको ऐसे समझ लो, आप बेयर कंडक्टर ऐसे समझ लो कि जैसे ये मैंने आपके सामने मेरा कंडक्टर, ये मेरे पास यहाँ पे कंडक्टर, दिस इज माय कंडक्टर, इसको बोलता है बेयर कंडक्टर, है ना। इसमें से करंट फ्लो हो रही है, दैट इज माय बेयर कंडक्टर। फिर बात आती है यहाँ पे आपके पास क्या, कोटेड कंडक्टर। क्या बोला मैंने आपके पास यहाँ पे, कोटेड कंडक्टर। कोटेड मतलब क्या होता है, जहां पे हम लोग, जैसे आपके घर पे जो वायर होती है, आपके घर पे जो वायर है वो कैसी वायर है बताओ,
वो बेयर है कि कोटेड है? वो आपकी कोटेड वायर, ठीक है ना? क्यों? हाँ या ना? जो आपके घर पे जो वायर लगी हुई है, जैसे पंखा टीवी कूलर में जो वायर लगी हुई है, आपको केबल दिखाई दो कैसे, ये मेरा चार्जर है, इसके अंदर कंडक्टर है ना? ऊपर यहाँ पे कवर लगा हुआ, उसको बोलता हूँ कोटेड वायर, ठीक है? तो हमारे पास दो तरह की वायर होती है, कंडक्टर बोल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे होता है कोटेड कंडक्टर, दिस इज माई कोटेड कंडक्टर, ओके? तो अगर हम कोटेड कंडक्टर की बात करें तो उसमें क्या होगा, हमारे पास ये कंडक्टर था, उसके ऊपर एक लेयर होती है ना? हाँ या ना? बिल्कुल, वहां पे हमारे पास क्या होगी, एक लेयर होगी। कैसे? मैं बना के दिखाता हूँ इस तरीके। तो अगर हम बात करें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, हम लोग के पास किस टाइप का कंडक्टर होता है, तो आप क्या बोलोगे? सर हमारे पास होता है बेयर कंडक्टर, हमारे पास कोटेड कंडक्टर यूज नहीं होता है, हमारे पास बेयर कंडक्टर यूज होता है। क्या बोला मैंने? आपके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा कंडक्टर यूज होगा, तो क्या बोलोगे? दैट इज द बेयर कंडक्टर, है ना? तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो कंडक्टर यूज होंगे, दैट विल बी बेयर कंडक्टर। तो इससे आप क्या बताना चाह रहे हो? बेयर कंडक्टर्स आर यूज्ड। सर ये कौन सी बात हुई, आप पढ़ा रहे थे इंसुलेटर, आप आ गए बेयर कंडक्टर में। तो बेयर कंडक्टर मतलब क्या है कि देखो, ये बेयर कंडक्टर हो गए। फिर मुझे ये तो आपको पता है, मैंने ट्रांसमिशन बताया था आपको कि इनको बहुत ऊपर हाइट में रखा जाता है, और बहुत ऊपर हाइट में रखने के लिए आपको टावर की रिक्वायरमेंट होगी, और आपको टावर को मजबूत बनाना है। तो टावर तो आपका मेटल का बनेगा, है ना? मजबूत बनाना है ना आपको, तो टावर तो आपको मेटल का ही बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? तो जो हमारे पास जो टावर होता है वो किसका बना होता है? जो टावर होगा, जहां पे हम लोग, बहुत लंबे लंबे टावर होते हैं ना, आपके घर रोड के बाहर किनारे होते हैं, तो बहुत ऊंचे टावर होते हैं, वो टावर आपके बने होते हैं किसके? मेटल के। वो किसके बने होते हैं आपके? दैट इज मेड फ्रॉम मेटल्स। तो बात यहां पे ये है कि मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, मेरे पास यहाँ पे टावर और कंडक्टर का एक डायरेक्ट कांटेक्ट बन गया, तो जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो ग्राउंड ना हो जाए, मेरी करंट वहां पे ना पहुंच जाए, मेरी टावर जो कि जो करंट जा रही है कंडक्टर में, वो कहीं ना कहीं पूरी लीकेज होके पूरे अर्थ तक ना पहुंच जाए, उसके लिए मैं इंसुलेटर यूज करता हूं। इंसुलेटर का पर्पज क्या है? इंसुलेटर का पर्पज है कि जो मेरे बेयर कंडक्टर में जो करंट है और जो मेटल है, उनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट को रोकना है। समझ में आया क्या बोला मैंने? और नोट्स का पिक भी भेजना होगा, प्रूफ। हाँ, नोट्स के प्रूफ भी भेज सकते, कभी मैं मांग सकता हूँ ना कि आप लोगों से हम नोट्स कर रहे हैं, तो मैं कभी ऐसे बोल सकता हूँ कि आप लोग ग्रुप पे फोटो भेजो, है ना? तो आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है? ओके। तो आपका जो यहाँ पे इसका पर्पज है वो क्या है? आपका एक सेफ क्लियरेंस होना चाहिए बेयर कंडक्टर और टावर के बीच में, और वो सेफ क्लियरेंस आपको कौन प्रोवाइड करता है? इंसुलेटर प्रोवाइड करता है। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, इंसुलेटर आर यूज्ड insulators are used to provide safe clearance between safe clearance between bare conductor and tower, bare conductors and tower। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि हमारा जो डायरेक्ट करंट का फ्लो है अर्थ में, उसको रोकता है, ठीक है? देखिएगा, इट प्रोवाइड परफेक्ट इंसुलेशन, इट प्रोवाइड परफेक्ट इंसुलेशन। इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड
परफेक्ट इंसुलेशन बिटवीन, इट प्रोवाइड परफेक्ट इंसुलेशन बिटवीन, क्या बोलोगे आप यहां पे, अर्थ एंड लाइव कंडक्टर्स, अर्थ एंड लाइव कंडक्टर। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा इंसुलेटर के बारे में कि इंसुलेटर होता क्या है। ठीक है ना, इंसुलेशन का पर्पज हमारा ये हो गया। तो अगर हम बात करें कि इंसुलेटर की कुछ प्रॉपर्टी भी तो होनी चाहिए ना, इतना महत्वपूर्ण काम वो कर रहा है। सर, विच काइंड ऑफ कोटिंग इज कोटेड कंडक्टर एंड व्हाई दे आर नॉट यूज इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इसका आप ऐसे समझ लो कि अभी चल के मैं आपको इंसुलेशन पढ़ाऊंगा ना, इंसुलेटर पढ़ाऊंगा। जब मैं इंसुलेटर पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि इतने मोटे मोटे इंसुलेटर होते हैं, इतने मोटे मोटे, इतने मोटे मोटे इंसुलेटर होते हैं, इतने थिकनेस के इंसुलेटर होते हैं। जब वो फेल हो जाते हैं तो आप तो कितनी कोटिंग करोगे। अगर कोटिंग करोगे तो क्या उससे वायर का वेट नहीं बढ़ेगा, वायर का वेट बढ़ जाएगा। तो हमको टावर को और मजबूत बनाना पड़ेगा, जिससे टावर की कॉस्ट और बढ़ जाएगी। समझ में आई बात। अगर हम लोग अपने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो वायर यूज हो रही हैं, अगर हम उसमें कोटिंग प्रोवाइड करने गए तो बहुत हाई थिकनेस की कोटिंग लगेगी। अगर उतनी थिकनेस की कोटिंग को आप टावर में टंगाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आप ये समझो, जब मैं इंसुलेटर पढ़ाऊंगा तो इतने मोटे मोटे इंसुलेटर हैं, कभी कभी तो वो भी फेल हो जाते हैं, उनकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। तो इतने मोटे होने के बाद जब उसको टावर में लेके जो लगाओगे आप, तो कितना ज्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगा टावर का, क्योंकि टावर उतना वजन शायद भी पाएगा नहीं सहन कर पाए। ठीक है ना। तो वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि हम लोग वहां पे कोटेड कंडक्टर यूज नहीं करते। ठीक है, ओके। सर, इज वेट ऑफ कोटिंग हायर देन वेट ऑफ इंसुलेटर। बिल्कुल ज्यादा होगी। आप ऐसा समझो, आप ऐसे समझो इसको, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे प्रॉपरली समझिएगा। जैसे मान लो ये आपका टावर है, ये आपका टावर, ठीक है। आपने यहाँ पे कंडक्टर लगाया, खतरा कहाँ पे, आपको पता है कि यहाँ पे आके कोई चढ़ने वाला तो नहीं इसमें, यहाँ पे क्योंकि बीच में टावर है, मतलब यहाँ पे तो आपका कंडक्टर है, तो यहाँ पे कोई आने वाला नहीं है। मेन आपको बचाना है यहाँ पे, प्रोटेक्शन आपको जो प्रोवाइड करना था वो कहाँ करना था, यहाँ पे करना था और यहाँ पे करना था। अगर आप इंसुलेटर लगाओगे तो सिर्फ यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। लेकिन अगर कोटिंग करनी है भाई, तो कोटिंग तो पूरी जगह करनी पड़ेगी ना। समझ में आया, समझ में आई बात की नहीं है इसी पसंद में। तो ये है जो कोटिंग का जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगा। और इंसुलेशन तो आपको सिर्फ यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे लगाना है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग इंसुलेटर यूज करते हैं, कोटिंग यूज नहीं करते। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ सभी लोग यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा टावर है उसमें कौन कौन सी, मतलब जो हमारा ये इंसुलेटर है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हम ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिमांड कर रहे हैं फ्रॉम अवर इंसुलेटर। तो आप चाहो तो यहाँ पे हेडिंग पुट कर लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। हम लोग यहाँ पे इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो देखना। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमको चाहिए है ना, वो ये है कि उसकी जो इंसुलेटर हो वो मैकेनिकली स्ट्रांग हो। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप इसको ये समझो कि जैसे कि हमारे पास टावर था, यहाँ हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे अपना इंसुलेटर लगाना है, यहाँ पे कोई इंसुलेटर लगाना है। तो भाई ये पूरा जो कंडक्टर का वजन है वो इसी को तो आएगा ना। अगर ये मजबूत नहीं होगा, अगर ये मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा, ये टूट नहीं जाएगा, है ना। तो आपका जो पहली रिक्वायरमेंट होगी हमारे इंसुलेटर के बारे में वो क्या है, दैट इज मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, है ना। आपका जो इंसुलेटर है वो आपका मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, शुड बी मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग।
ये आपका मैकेनिकली स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो सबको पता है कि आपको इंसुलेटर का काम क्या है, करंट को ग्राउंड तक पहुंचने से रोकना है, तो उसका जो आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपका हाई होना चाहिए। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात होगी, लिखाना नहीं चाहिए, तब भी मैं लिखा देता हूं। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बोला आपका, इंसुलेशन रेजिस्टेंस शुड बी हाई। इंसुलेशन रेजिस्टेंस शुड बी हाई। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो एक प्रॉपर आपको प्रोटेक्शन मिल पाएगा कंडक्टर्स को, कि वो टावर से होकर ग्राउंड तक नहीं पहुंचेंगे। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। थर्ड पॉइंट ये है कि जो आपका इंसुलेटर है ना, उसमें क्रैक नहीं होने चाहिए, है ना, उसमें कहीं पे भी होल नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर होल हुआ, आप एज्यूम करो होल हुआ या क्रैक हुआ, तो वहां पे पानी के ड्रॉप आ जाएंगे। जब कभी बारिश होगी तो पानी का ड्रॉप आ जाएगा, और पानी होता है कंडक्टिंग मटेरियल, है ना। तो आपका ये टावर था, ये आपका टावर, ये कंडक्टर, और आपने यहाँ पे लगाया इंसुलेशन। तो अगर यहाँ पे क्रैक वगैरह या कुछ भी हुआ, तो यहाँ पे आपका जो वाटर आएगा ना, बारिश का पानी, वो एक परफेक्ट कांटेक्ट बना देगा, एक परफेक्ट पाथ बना देगा इनके बीच का, जिससे हमारी करंट यहाँ से ऐसे ग्राउंड की तरफ जाने लगती है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा इंसुलेटर हो, वो हमारा फ्री होना चाहिए होल से, क्रैक से, है ना, लेमिनेशन से। तो इन सभी से हमारा क्या होना चाहिए, वो आपका इंसुलेटर फ्री होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट लिखिएगा, क्या बोला मैंने आपको, फ्री फ्रॉम इंटरनल इंप्योरिटीज। फ्री फ्रॉम internal impurities such as holes, cracks, लेमिनेशन। लेमिनेशन पता ना क्या होता है? लेमिनेशन मतलब कि आप लोग ट्रांसफॉर्म में जो लेमिनेशन पढ़े उसी की बात करो, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा जो इंसुलेटर पूरा सॉलिड होना चाहिए इस टाइप का, ना, ऐसा नहीं कि बहुत सेक्शन में डिवाइड हो। अगर सेक्शन में डिवाइड तो यहाँ पे हो सकता है ना क्रैक हो, तो मतलब पानी जा सकता है अंदर बीच में। ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए हमारा सॉलिड होना चाहिए ये, है ना, ये कहीं पे भी लेमिनेशन से मिलकर नहीं बना होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, कोई पूछे अगर मुझसे कि सर अगर मेरे पास एक इंसुलेटर है, उसमें होल्स है, क्रैक्स है, लेमिनेशंस है, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अगर मान लो मेरे इंसुलेटर पे होल हो गए, क्रैक्स आ गए, या फिर लेमिनेशन है, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंपैक्ट ये पड़ेगा कि उसकी जो परमिटिविटी है वो कम हो जाएगी, और अगर परमिटिविटी कम हो गई तो उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो गई तो जो 400 किलो वोल्ट को जो होल्ड कर पा रहा था, रोक पा रहा था, वो आपके 200 किलो वोल्ट में बाय बाय बोल जाएगा। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, मतलब आपके पास जो टावर है, देखो टावर है ये आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर में कितना वोल्टेज है, मान लो यहाँ पे 400 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट, है ना। और आपने यहाँ पे इंसुलेटर लगाया किसके लिए, 500 किलो वोल्ट का। इसकी मतलब ये 500 किलो वोल्ट तक काम कर लेगा, है ना, मतलब इस कंडक्टर में 500 किलो वोल्ट तक आएगा, तो वो यहाँ तक टावर तक नहीं पहुंचने देगा। लेकिन अगर इसमें क्रैक आ गए, या आपका कुछ लेमिनेशन से मिलकर बना है, इसमें होल्स हैं, तो इसकी ब्रेकडाउन, मतलब इसका परमिटिविटी कम हो जाएगी, जिससे इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो जाएगा। और ब्रेकडाउन वोल्टेज कम कितना होगा, 300 किलो वोल्ट। अरे भाई, जब ये 300 किलो वोल्ट हो जाएगा, 400 वोल्ट यहाँ पे है, तो जो हमारा 400 किलो वोल्ट इसको ब्रेक कर देगा, मतलब इंसुलेटर डैमेज हो गया। और जब डैमेज हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो पूरा का पूरा करंट हमारा टावर तक पहुंच पाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारा जो इंसुलेटर है वो इन सभी से फ्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसमें होल्स हुई है, तो होल से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दिस विल रिड्यूस परमिटिविटी। देख लो आप यहाँ पे, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कोई कुछ बोलना चाह रहा है, कोई कुछ बोलना, अभिषेक कुछ बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है अभिषेक, बोलिए। हाँ अभिषेक बोलिए।
आई एम लिसनिंग। धोखे से हो गया है क्या? धोखे से हो गया है क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हम लोग ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, धोखे से हो गया, कोई बात नहीं। मैं म्यूट कर लेता हूँ आप लोग का, मैं अभी तक सुनूंगा ही नहीं। मैं आपकी बातें सुनूंगा कब? लास्ट में। तो मैंने अपने लैपटॉप को कर दिया है म्यूट, है ना। म्यूट मतलब अब आप लोग हैंड रेस करोगे तभी मुझे सुनाई नहीं देगा। मुझे कब सुनाई देगा? लास्ट में सुनाई देगा। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे। तो क्या बोला, इससे आपका क्या कम हो जाएगा? दिस विल रिड्यूस परमिटिविटी। अगर परमिटिविटी आपकी कम हो गई तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? उससे आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो, दैट विल रिड्यूस ब्रेकडाउन वोल्टेज, दैट विल रिड्यूस डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इससे हमारी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होने से क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होने से यहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज में इंपैक्ट पड़ेगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज विल रिड्यूस। मतलब हमारे पास क्रैक होना बहुत खतरे की घंटी की बात। ठीक है, और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए तो क्या बोलोगे? कि आपकी जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, जो हमारा इंसुलेटर है, जैसा अभी मैंने बताया कि डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारी ज्यादा होनी चाहिए, है ना, क्योंकि होल सोर्स से डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो हमारी होनी क्या चाहिए डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? तो क्या बोलोगे? हाई होनी चाहिए। तो आप लिख लो इस पॉइंट को भी, हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चाहिए हमको। शुड हैव शुड हैव हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और साथ ही साथ आपका रिलेटिव परमिटिविटी आपका ज्यादा होना चाहिए। रिलेटिव परमिटिविटी मोर, एंड हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज, एंड हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। ठीक है, साथ ही साथ आप ये समझो कि आपका जो इंसुलेटर हो वो आपका नॉन पोरस होना चाहिए। क्या बोला मैंने यहाँ पे? नॉन पोरस। ठीक है ना, तो क्या बोलोगे? शुड बी नॉन पोरस। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि पोरस होंगे नॉन पोरस, क्या बोलोगे? नॉन पोरस। इट शुड बी नॉन पोरस। जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, दैट शुड नॉट बी पोरस मटेरियल, है ना, ये आपका नॉन पोरस होना चाहिए। और क्या बोलोगे? एक चीज है कि आपका टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मतलब ये आपका जो हमारा इंसुलेटर है उसका टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या बोलोगे? लेस इंडिपेंडेंट या फिर लेस अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, है ना। क्या बोला मैंने यहाँ पे? लेस अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। लेस अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। ये आपके सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, एक चीज और है जो आपको समझना होगा। अच्छा, आप लोग जब कभी साइकिल गाड़ी चलाते होगे, है ना, ये कार चलाते होगे, हालांकि कार चलाने के टाइम तो अभी आप लोग का आया नहीं है, बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो आपने उसमें दो चीजें सुनी होंगी। एक होता है टायर का फट जाना, एक होता है पंक्चर होना। समझ में आता है इन दोनों डिफरेंस? या कोई बता सकता है? आप लोग साइकिल चलाते हो,
है ना। आप लोग जब साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाते टाइम आपके जो टायर है उस पे दो कंडीशन आती है, एक होता है पंक्चर होना और दूसरा होता है टायर का फट जाना, ब्रेकडाउन हो जाना। आप ये समझो कि जो आपका पंक्चर मतलब क्या होता है कि अगर साइकिल में पंक्चर हुआ मतलब उसका पूरा हवा निकलने में थोड़ा टाइम है, हाँ या ना। पंक्चर मतलब ये होता है ना कि थोड़ा टाइम है अभी, मतलब अगर आप कहीं पे थोड़ा दूर है तो आप साइकिल के अंदर पहुंच सकते हैं, अगर आप साइकिल में पंचर हुआ है। ब्रेकडाउन मतलब जब पूरी हवा निकल ही गई है, टायर फट ही गया तो मतलब गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो पंचर मतलब क्या होता है, मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो इंसुलेटर है उसमें भी दो मोड आते हैं, पंचर होना और ब्रेकडाउन होना। पंचर मतलब क्या कि हल्का हल्का लीकेज करंट पास करना लग जाए, हल्का हल्का लीकेज करंट पास कर उसको बोलते हैं पंचर। ब्रेकडाउन मतलब जब पूरी करंट चली जाने लगे उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज होना। तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा इंसुलेटर है उसका पंक्चर स्ट्रेंथ अपॉन ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। मतलब हमारा जो पंक्चर टाइम है वो ज्यादा होना चाहिए। आप ये समझो कि मैं अगर आपसे बोलूं जो आजकल ट्यूबलेस टायर आए हैं उनमें क्या है, उनमें पंक्चर होने के बाद भी गाड़ी 30 किलोमीटर चल जा रही है ना। 30 किलोमीटर गाड़ी आपकी ऑलरेडी चल जा रही है अगर भले ही उसमें गाड़ी में पंचर है तो। इससे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इससे समझ में आया कि जो पुराने वाले आपके टायर चलते साइकिल में उससे क्या होता था कि पंक्चर डिवाइडेड बाय पंक्चर अपॉन ब्रेकडाउन का जो रेशियो था वो कम था। मतलब गाड़ी पंचर हुई, साइकिल पंचर हुई, 5 मिनट हवा निकल गई, मतलब पंक्चर और ब्रेकडाउन में कोई डिफरेंस ही नहीं था, है ना। जो पुराने टाइम के साइकिल थे उसमें पंक्चर और ब्रेकडाउन का जो रेशियो था ऑलमोस्ट 0.9 के आसपास तो था ही। मतलब पंक्चर पूरी, मतलब आपका ब्रेकडाउन तो पूरी हवा निकल गई, साइकिल चल नहीं सकती, और पंक्चर मतलब 5 मिनट हवा निकल गई। तो वो पहले हो रहा, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पंक्चर अपॉन जो ब्रेकडाउन का जो रेशियो वो हाई होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, गाड़ी अगर आपकी पंचर हो जाए तब भी वो आपकी लंबी चल सके। मतलब हमारा जो इंसुलेटर है उसमें अगर पंचर है तो ऐसा नहीं कि 5 मिनट बाद वो आपका ब्रेकडाउन बन जाए। वो पंचर भी इतना पंचर तो हो, इतना मतलब हमारा मटेरियल इंसुलेटर ऐसा हो कि पंचर के मोड में भी हम इसको लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज कर पाए, ज्यादा से ज्यादा ब्रेकडाउन वोल्टेज को जो होल्ड कर सके, है ना। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे और आती है, हम अपने इंस्टीट्यूट से चाहते हैं जो पंक्चर और ब्रेक डाउन का जो रेशियो है दैट शुड बी हाई। तो लिखना आप लोग इट शुड हैव, इंसुलेटर शुड हैव, लिखना आप लोग यहाँ पे इंसुलेटर शुड हैव हाई पंक्चर टू ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, तो हमारे इंसुलेटर में ये होना चाहिए, हाई पंक्चर टू ब्रेक डाउन वोल्टेज होना चाहिए। तो ये मैंने आपको कुछ इंसुलेटर की प्रॉपर्टी के बारे में बताया जो कि आपकी बहुत हेल्पफुल होगी क्वेश्चंस के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है, जो हमारा इंसुलेटर है वो किस मटेरियल का बना होता है, कौन कौन से मटेरियल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, किस मटेरियल की कितनी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है, कितना ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, और हम उनमें से किसको अच्छा मानते हैं और किसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल अगर हम यहाँ पे बात करें किसके बारे में, मटेरियल के बारे में, कौन से बारे में, इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में या फिर इंसुलेटर्स मटेरियल। तो कौन कौन से हैं, 3 मटेरियल से जिनका हम लोग यूज करते हैं। इंसुलेटर्स मटेरियल, किस मटेरियल का आपका इंसुलेटर बनाया जाता है। हालांकि हम लोग बनाएंगे भी कल से, लेकिन फिलहाल तो अभी ये डिस्कस कर लें कि कौन कौन से मटेरियल का बनाया जाता है। तो किसका किसका बनाया जाता है, वो बनाया जाता है आपका पहला किसका, वो है आपका कौन सा ऑप्शन, दैट इज पोर्सलैन। पोर्सलैन
पोर्सलेन का बनाया जाता है, या फिर ग्लास का बना जाता है, ग्लास। किसका बोला मैंने? ग्लास, कांच का। ठीक है, कांच का तो मतलब बहुत रेयर हो गया है ना। कांच के कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो दोनों मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ग्लास हो गया, और एक हाथ आपके पास यहाँ पे सिंथेटिक रेजिन, है ना, सिंथेटिक रेजिन का बनाया जाता है। तो उसके बारे में बात हम लोग करेंगे। तो तीन मटेरियल जिनका हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल बना सकते हैं। क्या बोला मैंने यहाँ पे लास्ट आपका? सिंथेटिक रेजिन। आप लोग नोट तो बना रहे हो ना, कि नहीं बना रहे हो? ऐसे कितने लोग हैं, ईमानदारी से बताइएगा, जो नोट्स बना रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं, ईमानदारी से बताइएगा, जो नोट बना रहे हैं प्रॉपरली? नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा रिवीजन पर्पस के लिए भी। हालांकि मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, पोर्स लेंथ के बारे में, कि पोर्स लेंथ हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलो, मुझे मुझे आपके ऊपर डाउट है ना, मुझे आपके ऊपर डाउट है कि आप नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। ठीक है, चलो आ जाओ। बना रहे हैं, चलो अच्छी बात है, बना रहे हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसमें, पोर्सलैन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो आ जाइए सभी लोग यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, पोर्सलैन के बारे में। जो पहला मटेरियल है मेरे पास वो कौन सा है? तो ऊपर मेरा ये पेन काम नहीं करता, मैंने डेवलपर को बोला बहुत टाइम से, इस रीजन में मेरा पेन अच्छे से काम नहीं करता। तो बना दिया होगा, तो नहीं बनाया होता अभी तक उसने, अभी तक। ठीक है, देखो, पोर्सलैन की अगर हम बात करें तो पोर्सलैन किसका बना होता है, तो क्या बोलोगे आप लोग? पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है इसमें, कि जो मेरा पोर्सलैन है वो मोस्ट कॉमन मटेरियल, मतलब जितने भी हमारे पास मटेरियल, तीन मटेरियल मैंने आपको बताया, उन तीनों में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो क्या है आपका? पोर्सलैन, मोस्ट कॉमन मटेरियल। क्या बोला मैंने आपके सामने? ये इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, है ना। हाँ, पास तो दो तीन बताए मैंने, लेकिन मतलब सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है आपका? पोर्सलैन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल। अच्छा, पोर्सलेन होता है क्या है, बनता कैसे है? तो ये आपका बनता किसके? इट इज अ सिरेमिक मटेरियल, ये एक सिरेमिक मटेरियल है जो कि चाइना क्ले से बनता है। क्या बोला मैंने? ये एक सिरेमिक मटेरियल है जो कि किससे मैन्युफैक्चर किया जाता है? चाइना क्ले। चाइना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीनी मिट्टी, है ना। चाइना के मतलब चीनी मिट्टी, आप लोग की लैंग्वेज में। तो क्या बोलोगे? इट इज अ सिरेमिक मटेरियल। जो आपका पोर्सलेन है वो किस टाइप का मटेरियल है? सिरेमिक मटेरियल है। मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम चाइना क्ले। ठीक है ना, ये आपका एक सेरेमिक मटेरियल है जो कि चाइना क्ले से मिलकर बना है। अब चाइना क्ले हम कैसे बोलेंगे? चाइना क्ले अगर आपको चीनी मिट्टी बताया तो वो आपका जो देसी मिट्टी होती है ना, मतलब तुम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक क्ले। तो प्लास्टिक क्ले में थोड़ा क्या मिलाएंगे? सिलिकॉन एंड फेल्ड्सपार। हमारे पास जो प्लास्टिक क्ले होता है उसमें हम मिलाएंगे सिलिकॉन और क्या होता है, फेल्ड्सपार। इसको मिला के हम क्या करते हैं, इसको मिल पे प्रोसेस करते हैं, है ना, और उसको हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस करेंगे, तब जाके आपके पास यहाँ पे पोस्टल मटेरियल तैयार होता है। तो क्या बोला मैंने आपके सामने यहाँ पे, कि ये क्या एक्चुअली में मिक्सचर है, ये हमारे पास एक मिक्सचर है।
हम क्या करते हैं, मिक्सचर लेते हैं, किसका किसका, मिक्सचर ऑफ प्लास्टिक क्ले और एंड सिलिकॉन एंड फेल्डस्पार। इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं इन द मिल। प्रोसेस मतलब इनको बनाते हैं, मिक्स करते हैं, प्रोसेस्ड इन द मिल विथ हाई टेम्परेचर, विथ हाई टेम्परेचर, तब जाके हमारे पास यहाँ पे ये मटेरियल तैयार होता है। ठीक है, और हम लोग इसको क्या करते हैं, इतना मतलब हाई टेम्परेचर में करने के बाद, विथ हाई टेम्परेचर के यहाँ पे हाई टेम्परेचर करने के बाद इसको हम सुटेबल शेप देते हैं विथ हाई टेम्परेचर। एंड सुटेबल शेप इज गिवन, जो भी हमको शेप देना होगा तो हम दे देंगे सुटेबल शेप इज गिवन, सुटेबल शेप हम देते हैं। और हम साथ ही साथ याद रखना एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमको हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है ना, हमको क्या करना है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। तो वो कैसे मिलेगी, क्या हमारा क्ले इतना स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाएगा? आप लोग के घर पे भी चाइना क्ले के मटेरियल होंगे, हाँ है या नहीं, है ना? आप लोगों के घर पे क्या चाइना क्ले के मटेरियल है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। तो क्या उनकी इतनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है कि आप उनको पटक दो तो टूटे ना? बोलो, क्या आपके घर में एक मटेरियल है ना, एक चिपकने वाला मटेरियल है, मतलब फ्लड्स पर इसको चिपकने में हेल्प करता है। जैसे आप लोग के पास सीमेंट फैक्ट्री में आप मिलाते हैं ना, उस पर से चिपकने वाला जो होता है ना, जैसे चिपक जाए आप एक मतलब एक कंबाइंड शेप ले पाए। ठीक है, चलो ओके। तो मैंने क्या बोला कि जो चाइना क्ले है ना, उसका इतना स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल स्ट्रेंथ पॉसिबल है क्या? तो इतना तो मुझे लगता है कि होना चाहिए, या आपको लगना चाहिए कि नहीं होगा? सर मेरा क्वेश्चन ऊपर ही रह गया, आपका हर्षित का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं वो। हर्षित का क्वेश्चन, परमिटी सर, पावर कंडक्टर इंसुलेशन से हैंग करते हैं या टावर से? पावर कंडक्टर इंसुलेशन से हैंग करते हैं या टावर से? तो इसमें अलग अलग टाइप के हमारे पास इंसुलेटर आते हैं। कुछ इंसुलेटर ऐसे होंगे, जैसे मान लो ये टावर है ना, यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही हमारे पास इंसुलेशन हो गया, फिर यहाँ पास कंडक्टर हो गया। तो कुछ इस टाइप के इंसुलेटर होंगे, कुछ ऐसे इंसुलेटर होंगे जो हम लोग ऐसे मान लो टावर है, यहाँ पास कंडक्टर है, यहाँ पे इंसुलेटर लग जाएगा इस टाइप से। तो वो डिपेंड करे कौन से टाइप का हमारा इंसुलेटर है, उसके बारे में बात करेंगे। जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो उसको मैं जनरलाइज पे मैं नहीं बोल सकता हूँ कि जो आप बोल रहे हो वैसा ही होगा। वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का हम लोग यहाँ पे इंसुलेटर यूज कर रहे हैं। पिन टाइप है, सस्पेंशन टाइप है, साइकिल टाइप है ना, किस टाइप का हम लोग वहां पे इंसुलेटर यूज कर रहे हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया। तो मैंने क्या बोला, मेरा जो क्वेश्चन वो था कि हमारा जो चाइना क्ले है ना, वो इतना ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर सकता होगा। ये आप लोग का भी कॉमन सेंस है और मेरा भी कॉमन सेंस है। तो हम लोग करते कैसे हैं, हम लोग एक लेते हैं लोहा, कास्ट आयरन। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कास्ट आयरन। ये क्या आपके पास यहाँ पे कास्ट आयरन, जिसका हमने क्या किया, गैल्वनाइजेशन। इसका हमने क्या कर दिया, गैल्वनाइजेशन। ठीक है, हमने क्या किया, गैल्वनाइजेशन। और गैल्वेशन करने के बाद हम इसके ऊपर मरिया थोप दे रहे हैं क्या, चाइना के लिए। तो ये बन गया हमारे पास क्या, इंसुलेटर। मतलब इसके अंदर क्या है आपके पास, कास्ट आयरन, क्योंकि हमको इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये देखो कि हमारे घर जो बना हुआ है वो सीमेंट का बना हुआ है, ठीक है ना, लेकिन सीमेंट में भी हमने क्या रखा है वहां पे, बीम वगैरह में लोहा डाल के, क्योंकि हमको मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी प्रोवाइड करनी है। तो वैसे ही हमको इस इंसुलेटर को मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी प्रोवाइड करनी है, तो हम लोग यहाँ पे अंदर क्या यूज करते हैं, कास्ट आयरन विथ गैल्वेनाइजेशन। और उसके ऊपर हम लोग चाइना के लिए पोत देंगे, पर ये लगा देंगे
तो वो हमारा बन गया क्या, इंसुलेटर तैयार। ठीक है ना। तो ये मेरा कहने का पॉइंट है कि भाई अंदर क्या था हमारे पास, कास्ट आयरन विथ गैल्वेनाइजिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कास्ट आयरन विथ गैल्वेनाइजेशन is used for metal parts used for metal parts inside the insulator। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा कि जो हमारा इंसुलेटर है ना, जो पोर्सलैन है, उसको हम लोग क्या बनाते हैं, ग्लेज बनाते हैं। ग्लेज मतलब चमकीला। हम इसको चमकीला बनाते हैं, मतलब कि स्लिपी बनाते हैं, पानी की एक बूंद है तुरंत स्लिप होकर नीचे गिर जाए, है ना, इतना चमकीला बना देंगे, इतना बना देंगे हम इसको कि इसमें पानी की एक बूंद की तुरंत स्लिप होकर गिर जाएगी, उसमें रुकेगा नहीं। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ग्लेज्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लेज। और ग्लेज बनाने का हमारी जो इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ मिलती है, कितनी मिलती है, दैट इज 60 kV/cm। तो याद रखना इसकी जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 60 kV/cm। आप लिख लो इसको, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ कितना बताया मैंने, 60 kV/cm। इतना क्या होता है इसका ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ होगा, किसका, आपका पोर्सलैन का। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारे पास सेकेंड मटेरियल है वो कौन सा हमारे पास, ग्लास। तो ग्लास के बारे में थोड़ा बात करते हैं और हम देखेंगे पोर्सलैन और ग्लास के कंपैरिजन में कौन कितना अच्छा है और कौन कितना खराब है। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पुट करेगा आप यहाँ पे ग्लास के बारे में। तो ग्लास के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्लास को पहली बात तो इतना टफ नहीं होता, मजबूत नहीं होता। तो ग्लास को हम लोग क्या करते हैं, पहले टफ बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, किसके थ्रू, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हम लोग पहले ग्लास को क्या करते हैं, टफ बनाते हैं। किसके थ्रू बनाते हैं, टफ बनाते हैं उसको, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, है ना। उसका नाम क्या है, एनीलिंग। हमारा उस प्रोसेस का नाम क्या है, एनीलिंग। एनीलिंग प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, ग्लास को पहले टफ बनाते हैं। उस प्रोसेस का नाम क्या है, एनीलिंग। क्या बोला मैंने, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है ग्लास के बारे में, ग्लास को हमको क्या बनाना पड़ता है यहाँ पे, टफ। ग्लास को हमको यहाँ पे क्या बनाना होता है, टफ बनाना होता है, मजबूत बनाना होता है। किसके द्वारा बनाते हैं हम इसको बनाते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, गर्म करना ठंडा करना, गर्म करना ठंडा करना, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है ना। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से हम इसको क्या करते हैं, इसको टफ बनाते हैं। और उसी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का नाम क्या है यहाँ पे, एनीलिंग। इसका नाम क्या है यहाँ पे, एनीलिंग। तो एनीलिंग प्रोसेस द्वारा हम इसको क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं, टफ बनाते हैं। अच्छा, हमारे पास ग्लास को यूज करने पे कुछ एडवांटेजेस होते हैं। अगर हम पोर्सलन के कंपैरिजन में अगर हम ग्लास यूज करें तो हमको कुछ एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। वो एडवांटेजेस कौन कौन से हैं वो देख लो। कुछ हमको यहाँ पे एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से एडवांटेजेस हैं
वो आप लोग ध्यान देना। जो पहला एडवांटेज है वो ये है कि इसमें आपके पास, क्योंकि ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, क्या होता है आपका ग्लास? ट्रांसपेरेंट। तो जो भी क्रैक होंगे, है ना, जो भी होल्स होंगे, जो भी इंटरनल डिफेक्ट्स होंगे, वो प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो एक एडवांटेज हमको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ग्लास है ट्रांसपेरेंट। तो जब ट्रांसपेरेंट है तो जो क्रैक वगैरह है वो बहुत आसानी से देखने को मिल जाए। समझ में आया क्या बोला मैंने? आप इसको ऐसे याद रखो कि आप घर में जो चाय पीते हो वो किसका बना है? चीनी मिट्टी का बना है, चाइना के लिए का बना है, ठीक है। और उसी कंपेरिजन में आप एक कांच की कटोरी ले लो, एक कांच का ग्लास ले लो, तो देखो आपका जो चाय उसमें हल्का भी क्रैक आएगा, कुछ जल्दी दिखता नहीं है। लेकिन आपका कांच में जो ग्लास में हल्का भी क्रैक आएगा तो आपको बहुत इजी देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लास होता है आपका क्या? ट्रांसपेरेंट। तो क्या बोला मैंने, जो एडवांटेज हमारे पार्ट क्या है कि ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट। ग्लास होता है आपके पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट होने से जो हमारे क्रैक होंगे एंड होल्स होंगे कैन बी इजिली विजिबल, कैन बी इजिली identified, if it can be easily detected by inspection। हम इंस्पेक्शन के दौरान इनको बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो एक एडवांटेज तो हमको ये देखने को मिल गया। दूसरा एडवांटेज ये है कि इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। जो हमारा ग्लास होता है ना, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पोर्सलिन कंपेरिजन में ज्यादा होती है। मतलब इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा अराउंड? ये मान के चलिए कितना हो जाएगा इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी या ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, दैट इज कितना मान चलिए 140 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। 140 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये हमारे पास की क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है। तो ये हमको एक और एडवांटेज देखने को मिला, किसका? ग्लास का। ग्लास यूज करने पे हमको थोड़ा ज्यादा ब्रेकडाउन वोल्टेज देखने को मिलता है। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि आपके पास इसमें, है ना, ये चीपर होते हैं, मतलब पोर्सलाइन कंपेरिजन में चीपर हैं, सस्ते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना कि ये आपके जो ग्लास होता है वो पोर्सलाइन कंपेरिजन में थोड़ा सा चीपर, चीपर मतलब सस्ता होता है। तो लिख लीजिए आप इसको भी, चीपर देन, चीपर एक समझ जाओगे आप तो, चीपर मतलब सस्ता होता है। ठीक है। रजिस्टिविटी हाई होती है, रो आपका ज्यादा होता है, मतलब रो ज्यादा मतलब कि ग्लास की रजिस्टिविटी एज कंपेयर टू पोर्सलाइन ज्यादा होती है, जिससे हमको हाई इंसुलेशन रजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सिंपल डिजाइन पॉसिबल है इसका। क्या बोला मैंने? इसका सिंपल डिजाइन पॉसिबल है ना। जो आपका ग्लास है उसका आपका सिंपल डिजाइन भी पॉसिबल है। आप इसे सिंपल डिजाइन भी बना सकते हो, ठीक है ना, लेकिन आप इससे सिंपल डिजाइन नहीं बना पाते। ठीक है। और हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ठीक है। अच्छा, एक चीज और है इसका एडवांटेज कि हमारा जो ग्लास है ना, उसमें थर्मल एक्सपांसन कम होता है, मतलब जल्दी वो फैलता नहीं है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा ग्लास है वो हमारा ग्लास टेम्परेचर से जल्दी इफेक्ट नहीं होता है, नॉट मच अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो इसको लिख लो आप लोग, नॉट मच अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये आपका टेम्परेचर जल्दी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये आपके हो गया एडवांटेज। अब बात करते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस की, कि भाई ग्लास के एज कंपेयर टू पोर्सलैन कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो आप चाहो तो हेडिंग पुट कर लो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस,
ग्लास में और पोर्सलेन में अगर हम ग्लास यूज करते हैं तो हमको कौन कौन से डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। एक डिसएडवांटेज जो आप सबके दिमाग में है, मन में है, वो क्या है कि भाई इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है ना, वो तो हमने टफ बनाया इसके थ्रू हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, लेकिन वो पोर्सलेन कंपेरिजन में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वीक। वीक नहीं बोलेंगे यार, मैं गलत बोल रहा हूँ, वीक नहीं है, वीक एज कम्पेयर टू पोर्सलेन, ऐसा बोलते कंपेरिजन बोल रहा हूँ ना मैं। अगर मैं अंबानी और अडानी में बोलूँ कौन ज्यादा रईस है, तो ये बोलना गलत होगा कि अडानी या फिर अंबानी गरीब है, वो बहुत ज्यादा रईस है। दोनों ही रईस हैं, दोनों ही बहुत बड़े आदमी इंसान है, लेकिन उनमें हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही ग्लास और पोर्सलेन में हम कंपेरिजन करें तो हम क्या बोलेंगे, ग्लास की मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है एज कंपेयर टू पोर्सलेन, लेकिन ग्लास की हमने यहाँ पे टफनेस बनाया है बाय यूजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एनीलिंग, ठीक है ना। तो लिखिएगा आप लोग यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बोला मैंने कि इसमें आपका क्या है, लेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ कंपेयर टू, लेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ कंपेयर टू पोर्सलेन। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके घर में जब चाय पीते हो आप लोग, चाय तो सभी पीते होंगे, कितने लोग मिट्टी के बर्तन में पीते हैं, मतलब जो आता है ना क्ले वाला, चाइना क्ले आता है वो, है ना। कितने लोग उस पे पीते हैं, कितने लोग ग्लास में पीते हैं, है ना। तो ग्लास वाले जो कप होते हैं वो तो बहुत जमाना चाह चुके, कोई ज्यादा जल्दी पीता नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी टूट जाते हैं, धुलने में टूट जाते हैं। तो लोग ज्यादातर चाइना क्ले का ही मतलब वो मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने कि चाइना क्ले की मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी है और ग्लास की मैकेनिकल स्ट्रेंथ थोड़ा कमजोर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे आप यहाँ पे कि जो मॉइस्चर कंडेंसेशन है, मतलब जो मॉइस्चर का आके रुकना, अगर आप देखोगे कि आपके पास विंडो कार चलाते हो, है ना, तो पानी गिरता तो पानी स्लिप नहीं हो पाता अच्छे से, है ना। तो मॉइस्चर का कंडेंसेशन ज्यादा हो जाता है। आप देखोगे कि गाड़ी चलाते टाइम आपको पूरा भाप जमा हो जाता है वहां पे, है ना। कभी आप गाड़ी चलाओगे कार वगैरह, बारिश के टाइम पे पूरा वहां पे भाप जमा, तो हीटर चालू करना पड़ जाता है। तो कहने का मतलब कि जो मॉइस्चर को कंडेंस कर लेता है, रोक लेता है, जमा कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है ना। तो उससे ये प्रॉब्लम है ना, मॉइस्चर का होना इंसुलेशन में गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। तो वो एक प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, तो वो भी एक डिसएडवांटेज में काउंट होगा। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट, चांसेस ऑफ मॉइस्चर कंडेंसेशन इज मोर, चांसेस फॉर मॉइस्चर कंडेंसेशन, मॉइस्चर को इकट्ठा करना। मॉइस्चर कंडेंसेशन मतलब होता है, इसके मैं आपको प्रॉपर्ली थोड़ा बताता हूँ। मॉइस्चर कंडेंसेशन का मतलब एक्चुअल मीनिंग होता है कि जब हम लोग बाहर नमी है, बारिश हो रही है, तो एयर में मॉइस्चर मतलब नमी है ना। तो कांच में या ग्लास में आपके पास वो मॉइस्चर पानी के फॉर्म में बन जाता है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि उस मॉइस्चर का पानी के फॉर्म में बनना, ठीक है ना। तो वो जो चांसेस है मॉइस्चर कंडेंसेशन इज मोर, किसमें, ग्लास में, ठीक है। ओके ओके, तो ये हो गया इसके क्या डिसएडवांटेजेस। फिर बात करते हैं हम किसके, अब यहाँ पे जो हमारे पास सिंथेटिक रेजिन है उसके बारे में बात करते हैं कि हम सिंथेटिक रेजिन के बारे में अगर बात करें तो क्या होगा। अगर हम लोग सिंथेटिक रेजिन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमको समझने हैं, ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट तो आपका ये होगा, पहला पॉइंट तो सर क्वार्ट्ज भी मिक्स रहता है क्या, अच्छा कुछ लोग के डाउट है। सर मेरा भी आपका क्वेश्चन देख लिया था सर, क्वार्ट्ज भी मिक्स रहता है क्या पोर्सलैन में। क्वार्ट्ज नहीं रहता, क्वार्ट्ज नहीं रह सकता, है ना। हमारा मेनली यही रहेगा,
सर कल करा देना। अरे अब मुझे देखो ऐसा नहीं आएगा ना, एग्जाम बहुत पास में है, बस 10 5 मिनट टाइम लगेगा भाई, 5 मिनट रुक लो ना, 5 मिनट रुक लो, 5 मिनट रुक लो भाई, 5 मिनट, ये 3 मिनट इसी पेज में हो जाएगा, बस इसी पेज में हो जाएगा। इतना थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखना सीखो भाई। एग्जाम है आपका अप्रैल में, आपका अक्टूबर में, अक्टूबर में आपका पेपर एसएससी जेई का, और नवंबर में आपका पेपर है आरआरबी जेई का, है ना। आरआरबी जेई का वैकेंसी आने वाला है ना। जिस दिन वो टूट पड़ेगा आप लोग की हवा टाइट हो जाएगी, इसे जल्दी पढ़ाओ जल्दी पढ़ाओ जल्दी पढ़ाओ, तो अभी से पढ़ते चलो ना। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी हाई है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। और क्या है, वेट इज लो, इसका वजन भी कम है, लेस वेट। ठीक है, और साथ में ये आपका कंपेरेटिवली चीपर है, सस्ता है। कंपेरेटिवली, कंपेरेटिवली लो, सॉरी क्या बोलना चाह रहा था मैं इसका, कंपेरेटिवली चीपर है ना, सस्ता है। बट जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो क्या है, इसकी शॉर्ट लाइफ कम है, इसकी लाइफ, लीकेज करंट बहुत ज्यादा है, लेस लाइफ, क्या बोला मैंने इसका, लेस लाइफ। और लेस लाइफ होने की वजह से ये सिर्फ आपका इंडोर एप्लीकेशन पे रह गया है, आउटडोर में इसको इतनी अहमियत नहीं मिलती है। इंडोर एप्लीकेशन, कि आपका इंडोर एप्लीकेशन तक रुक के रह गया है, आपका ये आउटडोर तक ज़्यादा नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत है, उम्र बड़ी कम है। अब भाई हम लोग ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में कम लाइफ वाला ऑप्शन तो सिलेक्ट नहीं करेंगे। सर हमको परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बता दीजिए ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आप ऐसे समझो कि कितना ज्यादा वोल्टेज को रोक के रख सकता है। देखो करंट क्यों फ्लो होती है, वोल्टेज की वजह से होती है। करंट जो फ्लो होती है वोल्टेज की वजह से हो पाती है। तो इंसुलेटर क्या करता है, यहाँ पे खड़ा है, इधर प्लस को रोके, इधर माइनस को रोकता है, मतलब दोनों को ब्रेक डाउन कर रहा है कि इतनी ज्यादा वोल्टेज को मैं अलाउ नहीं करूँ। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लो, आपने बहुत सारे एक्टर्स के बारे में देखा होगा, सुना होगा, जो बोलते हैं कि हम गुटखा इसका उसका ऐड नहीं करेंगे, है ना। ऐसे आपने बहुत सारे न्यूज में सुने होंगे कि भाई मैं तो कुछ भी हो जाए, मैं ये इसका ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, क्यों ऐड नहीं करेंगे, उसको कितना मिला, 10 लाख रुपए, है ना। मतलब वो 10 लाख रुपए को वो रजिस्ट कर पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं, नहीं मैं ऐड नहीं करूंगा, गुटखा मैं ऐड कर नहीं सकता, सोसाइटी को इम्पैक्ट पड़ता है, मैं नहीं करूंगा यार। फिर बोलते हैं सामने वाले 50 लाख देंगे सर, नहीं मैं करता ही नहीं भाई, कैसी बात कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं ना, अरे मैं नहीं करूंगा भाई, क्योंकि मतलब समाज के लिए कुछ तो करना है ना मुझे, है ना, समाज में गलत इंपैक्ट पड़ता है, मैं नहीं करूंगा। बोलते सर 1 करोड़ देंगे, 1 करोड़ दोगे, नहीं तब भी साइड मतलब हमारी समाज में बहुत इंपैक्ट पड़ता है, मैं नहीं करूंगा। तो सर आपको 10 करोड़ देंगे, दोगे पक्का, चलो कर देता हूँ। मतलब उनका 1 करोड़ तक तो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ था, है ना। 1 करोड़ तक रुक गए, लेकिन जैसे 10 करोड़ सुना ना, सब खत्म, कोई टाटा बाय बाय। ठीक है, रेजिन एक कपड़े टाइप का इसको बोल सकते हो, है ना। सिंथेटिक रेजिन एक क्या बोलोगे उसको, एक मटेरियल ही होता है सिंथेटिक रेजिन, इसको मैं क्या बताऊं मैं, ये कोई नया मटेरियल नहीं है, रेजिन एक मटेरियल ही होता है ना, जो इंडोर एप्लीकेशन के लिए रह गया है, आउटडोर में आप इसको यूज नहीं कर सकते। अभी आप गूगल करना सिंथेटिक रेजिन, आपको देखने को समझ में आ जाएगा। सिंथेटिक मतलब मैन्युफैक्चर, मतलब आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल रेजिन हम बोलेंगे इसको, सिंथेटिक। ठीक है, चलो, तो इसके आगे की जो भी कहानी होगी वो हम लोग कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, मुदित आपका एक काम है, आपको फोटो भेजनी है भाई, जो मैंने अभी पढ़ाया है उसको ग्रुप में आप फोटो भेज के दिखाना कि आपने नोट किया कि नहीं किया, क्योंकि आपने बोला कि सर आप कल करा देना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना
है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने नोट्स नहीं बनाए, है ना। ठीक है, नोट्स प्रॉपर बनाओ यार, है ना। सब होगा भाई, लेकिन पहले आपको जो बोला पहले वो करो। ठीक है, आपको जो बोला पहले वो करो। आप मुझे पहले नोट्स दिखाओ, आप बनाए हो कि नहीं बनाए, है ना। नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। कैसे स्टार्ट करें फ्रॉम जीरो लेवल, पहले आपको नोट भेजना है। आप बातें चेंज मत करिए, आप जो पूछे वो सब बताऊंगा ना। आप ग्रुप पे पूछा सारा बताऊंगा मैं, लेकिन पहले आप नोट्स भेजिए, है ना। ये जो है ना बाल जो है ना सफेद हो गए हैं, है ना। ये सब पहचान पहचान की कौन कैसा इंसान है, कौन कैसा पढ़ने में, कौन किसमें गलती करता है, कौन किसमें प्रॉब्लम करता है ना। तो ऐसे नहीं बाल सफेद हो रहा धीरे धीरे, है ना। तो आपको पहले वो करो, फिर मैं बात करता हूँ ना। नोट्स बनाना भाई, सिलेक्शन ऐसे नहीं कि आप आ जाओगे सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। सर आप तो हीरो सर, देखो ये मक्खन लगा रहा है भाई, है ना। मक्खन लगाने से भी काम नहीं बनेगा, आपको तो पहले क्या करना पड़ेगा, नोट्स की फोटो भेजो। ठीक है, चलो चलो, तो मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, एक बार आप सब लोग रिवीजन कर लेना। कल हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे इंस्टीट्यूटर के जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और मुझे तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बना लीजिएगा, कल की क्लास में आपके पास नोट्स होने चाहिए। गुड डे।